नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षा के राजनीति विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह अवलोकन आगामी सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों एवं यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतियोगियों के लिए अधिक उपयोगी होगा, अतः इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 31, निवारक निरोध के कानून के अधीन किसी व्यक्ति को कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को 60 दिन या 2 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 32, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल का निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या कितनी थी? तो यह 12 होती है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी सी होगा। प्रश्न संख्या 33, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थॉमस हेयर से संबंधित है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 34, आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह बाल गंगाधर तिलक जी को जाना जाता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है? तो यह सर वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा कहा गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 36, कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र से संबंधित है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 37, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट बनाती है, जो कि लॉर्ड एक्टन का कथन है, और कारण आर लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है, क्योंकि शक्ति विविध समूह में विभाजित हो जाती है। तो दोनों ही कथन सही हैं, अतः यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 38, मैकियावेली को निम्न में से किस नाम से इंगित किया जाता है? तो मैकियावेली को अपने युग का शिशु, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक और पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, इन सभी नामों से संबोधित किया जाता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 39, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर। अभिकथन ए अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है, यह सही है। दास्ता मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है, यह दोनों सही हैं, अतः यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर दें। तो निम्न में से कौन से कथन सही हैं? प्लेटो की रिपब्लिक में न्याय से संबंधित है, यह सही है, इसी कारण उसका दूसरा शीर्षक ही कंसर्निंग जस्टिस है। प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करता है, यह सही नहीं है। प्लेटो कार्य विशेषीकरण की अवधारणा देता है, यह सही है। प्लेटो के लेख डायलॉग या वार्ता में लिखे गए, यह भी सही है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 41, रूसो का संप्रभु शासक हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वाहन महोदय का है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 42, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 43, रूल ऑफ प्रिंसेस के लेखक कौन हैं? तो सेंट थॉमस एक्विनास रूल ऑफ प्रिंसेस के लेखक हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 44, भारत का संविधान मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है, तो यह 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा की गई और यह लोकप्रिय सदन के 15% निर्धारित की गई है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 45, गवर्नर जनरल की उपाधि भारत के वायसराय के रूप में किस वर्ष जानी गई? तो यह 1857 के विद्रोह के बाद 1858 से जानी गई, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 46, स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक नाम क्या था? तो यह मूल शंकर था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 47, वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष पे इसका गठन किया जाता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 48, संविधान के किस अध्याय में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो अध्याय 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है एवं 324 से लेकर 329 तक अनुच्छेद उससे संबंधित हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 49,
संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य आपके लोकसभा में से और 7 सदस्य आपके राज्यसभा में से लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 50, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 का संबंध पर्यावरण से है, अतः यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 51, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्राप्त हैं? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 52, किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो आर्टिकल 18 द्वारा उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन यहाँ पर सेना एवं शिक्षा संबंधी उपाधियाँ सम्मिलित नहीं हैं। प्रश्न संख्या 53, भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक के रूप में किसके द्वारा व्याख्यायित किया गया? तो भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्धसंघ केसी वियर के द्वारा कहा गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 54, भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र एवं राज्य स्तरों पर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारत में वित्तीय व्यवस्था को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रित करता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 55, भारत में सिक्किम राज्य का विलय किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 56, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह टिप्पणी किसने की है? तो यह टिप्पणी कूपलैंड महोदय के द्वारा की गई है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 57, सन 1951 से 1960 तक भारत में कितने संवैधानिक संशोधन हुए थे? तो इस दौरान भारत में कुल 9 संविधान संशोधन हुए थे, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। प्रश्न संख्या 58, कोहिलो केस भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसका संबंध भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची से है और यह केस 2007 में आया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 59, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो भारत के संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है और यह आपके भाग 4 को आर्टिकल 51 क में है। पूर्व में यह 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 है और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 60, ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी जी को दी गई थी, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 61, फरक्का समस्या किन दो देशों के बीच विवाद है? तो यह भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 62, निम्न में से किसने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था? तो गांधी जी को चंपारण में राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा आमंत्रित किया गया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 63, भारत के संविधान निर्माताओं ने समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 64, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी वाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 65, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 66, भारत का निर्वाचन आयोग किसके अधीन काम करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग किसी के अधीन कार्य नहीं करता, वह एक संवैधानिक निकाय है जिसका कि उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 67, निम्न राज्यों में से किसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं है? तो उपरोक्त सभी में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। प्रश्न संख्या 68, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल 22 अध्याय हैं, लेकिन वर्तमान में यदि देखें तो उनकी संख्या 25 हो गई है। प्रश्न संख्या 69, आधुनिकीकरण का
कौन सा मौलिक तत्व नहीं है? तो घटती हुई बुद्धि संगतता यह आधुनिकीकरण का मौलिक तत्व नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 70, आमंड एवं पावेल के लिए राजनीतिक संस्कृति का कौन सा संघटक नहीं है? तो आमंड और पावेल के लिए संज्ञानी अभिविन्यास, भावात्मक अभिविन्यास, मूल्यांकनात्मक अभिविन्यास यह तीनों ही हैं। अतः इनमें से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71, राजनीतिक दलों को राजसत्ता के पीछे की शक्ति के रूप में किसने वर्णित किया? तो हरमन फाइनर के द्वारा राजनीतिक दलों को पावर बिहाइंड द थ्रोन कहा गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 72, किसने दबाव समूह को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में वर्णित किया है? तो यह फाइनर के द्वारा किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 73, आधुनिकीकरण का अभिप्राय है विचारों एवं मूल्यों में परिवर्तन। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 74, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? तो यह डेविड ईस्टन महोदय हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 75, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर दबाव डालना है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 76, निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। तो निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, इस प्रश्न का सही उत्तर इन विकल्पों में उपलब्ध नहीं है। यह जो कथन है वह थॉमस जेफरसन का है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर थॉमस जेफरसन होगा। प्रश्न संख्या 77, नीचे दिए गए कूट में से सही युग्म चुनिए। तो आप देखेंगे फांसीवाद इटली में था मुसोलिनी के अधीन, नाजीवाद जर्मनी में था हिटलर के अधीन। अतः यहाँ पर 1 और 4 विकल्प सही हैं। अतः बी यहाँ पर विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 78, सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ हुई? तो सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति सर्वप्रथम यूरोपीय देशों में होती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 79, निम्न में से कौन सा संसदात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में नाम मात्र का अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष पाया जाता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध भी होता है और यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी होता है। लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं होता। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 80, निम्न में से कौन सी राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्या है? तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्या में एकता की समस्या, सरकारों की स्थिरता की समस्या, नेतृत्व एवं जनता में संवाद की कमी, यह सभी हैं। अतः यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। प्रश्न संख्या 81, निम्न में से कौन सी परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? तो परंपरागत उपागम की विशेषता अनुभववादी अध्ययन नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 82, इनमें से कौन आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो यह लुशियन पाई महोदय हैं। लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास की चर्चा की है और वे समता क्षमता विभेदीकरण की चरण वहाँ पर मानते हैं। प्रश्न संख्या 83, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए किसने निर्णय निर्माण सिद्धांत को लागू किया? तो यह रिचर्ड स्नाइडर द्वारा लागू किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 84, किसका कथन है अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोक बिंदु है? तो यह कथन हॉलैंड महोदय का है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 85, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निम्न में से क्या उद्देश्य है? तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य गरीबी दूर करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सभी देशों की आत्मनिर्भरता, यह सभी है। अतः यहाँ पर उपरोक्त सभी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 86, विंस्टन चर्चिल के प्रसिद्ध आयरन कर्टन भाषण निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया था? तो यह फुलटन में दिया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 87, इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? तो निर्गुट आंदोलन से नेहरू, नासिर एवं टीटो संबंधित हैं, लेकिन कर्नल गद्दाफी का संबंध निर्गुट आंदोलन से नहीं है। अतः यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। प्रश्न संख्या 88, किसका कथन है एक सबके लिए तथा सब एक के लिए? तो यह कथन मार्गेंथाउ का है और इस कथन का संबंध आपकी सामूहिक सुरक्षा से है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 89,
किसका कथन है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, इसका तत्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। तो यह कथन मार्गेंथाउ महोदय का है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 90, एस लोटस विवाद में टक्कर वाले जलयान किन देशों के थे? तो यह फ्रांस एवं तुर्की के थे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 91, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षा विस्तृत है, यह किसने कहा है? तो यह पामर एंड परकिंस द्वारा कहा गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 92, शक्ति संतुलन का सिद्धांत लागू होता है, तो यह सभी राष्ट्रों पर लागू होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 93, वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है, यह किसने कहा है? तो यह डॉक्टर महेंद्र कुमार जी के द्वारा कहा गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 94, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? तो यह 1961 में बेलग्रेड में होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 95, आसियान स्थापित किया गया, तो आसियान का निर्माण 1967 में किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 96, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 97, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया? तो यह जोसे अयाला लासो को नियुक्त किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 98, द्वितीय विश्व युद्ध का काल है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो काल है वह 1939 से 1945 के बीच का है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 99, मेन कैम्प नामक पुस्तक किसकी जीवनी है? तो यह हिटलर की जीवनी है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 100, भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? तो भारत 1995 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 101, शक्ति संतुलन के स्वर्णिम काल की समयावधि क्या है? तो शक्ति संतुलन का स्वर्णिम काल आपकी 1815 से 1914 रहा है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 102, किसको यथार्थवादी सिद्धांतकारों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो हांस जे मार्गेंथाउ को यथार्थवादी सिद्धांतकारों के जनक के रूप में जाना जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 103, शीत युद्ध का पराभव इतिहास का पराभव था, यह किसने कहा? तो फ्रांसिस फुकुयामा ने यह कथन कहा है। इनकी पुस्तक का नाम द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन है। प्रश्न संख्या 104, भारतीय प्रत्यर्पण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो भारतीय प्रत्यर्पण विधि 1962 में अस्तित्व में आती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 105, राष्ट्रीय हित की वृद्धि का साधन है, तो राष्ट्रीय हित की वृद्धि के साधन राजनयन, साम्राज्यवाद, युद्ध सभी हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो वुड्रो विल्सन यहाँ पर यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। वुड्रो विल्सन का संबंध जो है आइडियलिज्म या आदर्शवाद से है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 107, शक्ति संतुलन का साधन है, तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, हस्तक्षेप, संधि सभी हैं। अतः यहाँ पर सही उत्तर विकल्प डी उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न संख्या 108, गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है, तो गुट निरपेक्षता का आशय गुटों से पृथक था, शीत युद्ध में कोई भागीदारी नहीं एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के परिणामों के आधार पर निर्णय, यह सभी हैं। अतः यहाँ पर विकल्प डी उपरोक्त सभी सही होगा। प्रश्न संख्या 109, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया? तो यह नवंबर 1950 में पारित किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा और इसका संबंध कोरिया संकट से था। प्रश्न संख्या 110, निम्न में से कौन सा विदेश नीति के निर्धारकों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संबंध विदेश नीति के निर्धारकों से नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है जिसका मुख्यालय दी हेग में है। प्रश्न संख्या 111,
कुलभूषण जाधव फांसी रोक मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 11 जजों की पीठ में भारतीय जज कौन थे? तो वे दलवीर भंडारी जी थे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 112, निम्न में से किसको लूट पद्धति या स्पॉइल सिस्टम भी कहा जाता है? तो संरक्षक नौकरशाही जो कि अमेरिका में प्रचलित है, उसे लूट पद्धति या स्पॉइल सिस्टम वहाँ कहा जाता है। प्रश्न संख्या 113, किसका कथन है प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर इनमें से किसी का भी यह कथन नहीं है। यह कथन जो है वो लॉयड जॉर्ज का है। प्रश्न संख्या 114, लोक प्रशासन के विकास के निम्न में से किस काल को संकट का काल कहा जा सकता है? तो चतुर्थ चरण को हम संकट का काल कह सकते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 115, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आप देखेंगे कि उपरोक्त सभी युग्म सही सुमेलित हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 116, लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है? यह किसने कहा है? तो यह M.E. डिमाक के द्वारा कहा गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 117, किस सिद्धांत की सीमाओं को दूर करने का उपाय गैंगप्लाक है? तो यह पदसोपान की सीमाओं को दूर करने का उपाय है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 118, आदेश की एकता का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है? तो आदेश की एकता का सिद्धांत यहाँ पर उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 119, पदोन्नति का सामान्यतः अर्थ है? तो पदोन्नति का अर्थ पदवी में बदलाव, कर्तव्य में बदलाव एवं पदवी में बदलाव है। वेतन में बदलाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अतः यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो 1, 2 एवं 3 होगा। प्रश्न संख्या 120, विकास प्रशासन संबंधित है? तो विकास प्रशासन का संबंध तृतीय विश्व के देशों से है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 121, दोनों संरचना एवं मानवीय संबंधों के रूप में संगठन को किसने परिभाषित किया? तो यह डिमाक के द्वारा किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 122, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी किन संस्थानों के विलय का परिणाम थी? तो यह IAS स्टाफ स्कूल दिल्ली तथा IAS स्टाफ कॉलेज शिमला के मिलन का परिणाम थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 123, निम्न में से कौन सी भारतीय प्रशासन की विशेषता है? तो भारतीय प्रशासन की विशेषता रूढ़िवादी दृष्टिकोण, लाल फीताशाही, राजनीतिक तटस्थता, यह सभी हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 124, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सीमित है? तो यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा सीमित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार हमने जापान के संविधान से लिया हुआ है। प्रश्न संख्या 125, निम्नलिखित में से कौन द स्पिरिट ऑफ द लॉज का लेखक है? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं, जिसमें इन्होंने अपना शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 126, निम्नांकित में से कौन सा राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है? तो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 127, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गिलक्राइस्ट महोदय का है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 128, राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। यह कथन किसका है? तो यह कथन ब्राइस महोदय का है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 129, प्रजातंत्र की सफलता निम्नलिखित में से किस अधिकार पर निर्भर करती है? तो यह आलोचना के अधिकार पर निर्भर करती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 130, किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में की है? तो यह बिस्मार्क के द्वारा की गई है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 131, व्यवहारवाद किसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है? तो व्यवहारवाद
नागरिकों के, राजनीतिक वर्ग के, नौकरशाही के, सभी के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 132, किसने कहा है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। तो यह कथन मैटलैंड महोदय का है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 133, राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया। तो राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। वे राज्य में दो वर्ग मानते थे, एक उत्पादन के साधनों का स्वामी वर्ग और दूसरा उत्पादन के साधनों से हीन वर्ग। प्रश्न संख्या 134, राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन सर हेनरी मैन द्वारा किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 135, निम्न में से लेजिस फेयर की सही व्याख्या क्या है। तो लेजिस फेयर का आशय है मनुष्य को अकेला छोड़ दो। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 136, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। तो अराजकतावाद राज्य एक बुराई है, व्यक्तिवाद राज्य एक आवश्यक बुराई है, आदर्शवाद राज्य आवश्यक है और मार्क्सवाद राज्य विहीन या वर्ग विहीन समाज की व्यवस्था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 137, राज्य के विकास को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप देखेंगे कि सर्वप्रथम यूनानी नगर राज्य आते हैं, उसके उपरांत प्राच्य साम्राज्य, फिर रोमन साम्राज्य और अंत में राष्ट्र राज्य। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 138, लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत का प्रतिपादक निम्न में से कौन है। तो लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के प्रतिपादक उपरोक्त सभी हैं। अतः विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 139, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 अवधारणा, सूची 2 प्रतिपादक। असीमित संप्रभुता हाब्स से संबंधित है, सीमित संप्रभुता का संबंध लाक से है, बहुलवादी संप्रभुता का संबंध लास्की से है, वहीं एकल संप्रभुता ऑस्टिन से संबंधित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 140, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑन लिबर्टी पुस्तक जॉन लॉक की नहीं बल्कि जॉन स्टुअर्ट मिल की है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 141, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो यह अरस्तू द्वारा किया गया। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 142, बहुलवाद का जनक किसे माना जाता है। तो बहुलवाद का जनक गियरके को माना जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 143, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया। तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास राजनीति शास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 144, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं में से किसमें उसके श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं। तो यह हमें 1844 में प्रकाशित हुई इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ग्रंथ में मिलते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 145, जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख निम्न में से किसने कहा है। तो यह कौटिल्य के द्वारा कहा गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 146, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यह हीगल हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 147, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह किसने कहा है। तो यह प्लेटो के द्वारा कहा गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 148, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं। तो मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 149, न्यायमूर्ति एन रे किस न्यायमूर्ति की वरिष्ठता को लांघते हुए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। तो ये उपरोक्त सभी न्यायाधीशों की वरीयता को लांघते हुए मुख्य न्यायाधीश बने थे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 150, अनुच्छेद 21 को किस आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो यह 6 से 14 वर्ष के
बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। इस प्रकार से यह यहाँ पर राजनीति विज्ञान के विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन हुआ। मुझे उम्मीद है कि यह अवलोकन आप लोगों को आगामी परीक्षा में अवश्य ही सहायता प्रदान करेगा। इस प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे अन्य वीडियो जो कि राजनीति शास्त्र के प्रश्न पत्रों का हल है उन्हें देखने का कष्ट करें। धन्यवाद।